संजीव जी, मैं पहले साफ साफ कहूं तो मुझे लगता है कि देश को इस वक्त सबसे कायर प्रधानमंत्री मिला हुआ है। जहां उन्हें जवाब देना चाहिए था, संसद के भीतर उन पर सवाल उठाया था राहुल गांधी ने और विपक्ष ने, वहां तो उनके मुंह में दही जम गया। जाके उन सैनिकों के बीच में बात कर रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जहां आपको उनके शौर्य, उनकी वीरता की बात करनी चाहिए थी, वहां आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सेना ने रिफॉर्म किया अग्निपथ, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ बोलते हैं और उस झूठ को वो सेना के बीच में पहुंचा दिया उन्होंने। सेना का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होना चाहिए। वो जब ये कहते हैं कि सेना ने रिफॉर्म किया, और जनरल नरवणे ने लिखा कि हम चौंक गए थे जब ये फैसला आया। जी जी आदत रही है नरेंद्र मोदी की, ये आदत है कि कभी किसी से पूछते नहीं है। और देश के साथ जब सेना को लेकर के जो उन्होंने फैसले किए हैं, वो भी इसी का प्रमाण है। अब मैं एक बात पूछता हूं कि आपके पास, आपको सेना बूढ़ी होती लग रही है, तो सबसे पहले आप छोड़ दो ना। आप भी बूढ़े हो गए हो, आपकी भी जवान लड़खड़ाने लगी है। मुद्दा यह है कि अगर आपने अग्निवीर योजना लाए थे, आप देश की सेना को जवान रखना चाहते हैं, उसकी उम्र घटाना चाहते हैं, तो प्लान बनाइए। जितनी आपके पास सेना है उतने ही कमोबेश पैरामिलिट्री फोर्स भी है। आपके पास सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स है, तमाम है। अगर आपकी नीयत ठीक थी और बुद्धि ठीक थी तो आप ये करते कि हम सेना को जवान रखना चाहते हैं, सेना में जो जवान 10 साल नौकरी करेगा उसको फिर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो जाना चाहेगा। आपने नहीं सोचा, आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, आपने थोप दिया। अब आप उसका गुणगान करते घूम रहे हैं। अब ये सब कह रहे हैं कि हम 10% को ले लेंगे, राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम अपने आप प्राथमिकता देंगे। और कल पंजाब की एक खबर पड़ी है, एक अग्निवीर आया छुट्टी और वो कार छीनने लगा, सड़कों पर उसने अपना गैंग बना लिया। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनके मुंह से जो निकला है वही अंतिम सत्य है। और इसकी वजह यह कि उनकी पार्टी में, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो अब भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी हो गई है, उसमें मुंह खोलने की आदत उन्होंने किसी की छोड़ी नहीं है। अन्यथा अग्निवीर का फैसला करते वक्त देश में सेना के साथ साथ विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए था। क्योंकि ये जो कह रहे हैं सेना की मजबूती, 4 साल के लिए जो जवान आएगा उसको आगे अपने भविष्य की चिंता होगी। और अभी जो फीडबैक आया है, जो लड़के अग्निवीर चुने गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी आगे बढ़ाए रखने के लिए जिस तरह के समझौते कर रहे हैं, वो इस देश की सेना को कभी मजबूत नहीं करेंगे। वो इस देश की सेना को कमजोर करेंगे और उसका मनोबल गिराएंगे। नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे 2047 में, लेकिन तब तक देश में क्या स्थिति बनेगी? आज विपक्ष सब सवाल पूछ रहा है, तब उस पर जवाब देने के बजाय आप सेना के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सेना जब पूछ रही है, सेना तो पूछ नहीं सकती, सबके मुंह बंद है। सेना के साथ कितने प्रयोग हुए हैं? अगर ऐसी ताकत हुई थी, गलवान घाटी के बाद आप चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। लद्दाख में आप हैं, आप विस्फोट करके सुरंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लद्दाख की जनता, जब से आपने 370 की वो धारा खत्म की है, तब से जो सवाल उठा रही है, आपके वायदे पूरे करने के लिए, उस पर आपका मुंह नहीं खुलेगा। लद्दाख पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। बात क्या करेंगे? सेना को जो बॉर्डर एरिया में सुविधाएं चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सेना के जवानों का, उनके वेलफेयर की कोई बात नहीं हुई। बात पिछली सरकारें, तेजस पे बात कर रहे हो। तेजस कैसे बना, उसकी आधारशिला कब से रखी गई? अरे आपका कांग्रेस से विरोध है, विपक्षी दलों से विरोध है, लड़िए, राजनीति सब करते हैं, लेकिन सेना को बीच में क्यों ला रहे हैं? मुझे याद पड़ता है, प्रदीप भाई बताएंगे, बाकी मित्र बताएंगे, कि पहले तो ये भी कर दिया था कि सेना के जवान जब छुट्टी जाएंगे तो सरकार की नीतियां गांव में बताएंगे। इससे घटिया इस्तेमाल सेना का, राजनीतिक इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ही कर रहे थे। और अभी भी सेना का मनोबल गिराने के लिए, हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, लेकिन उसके भीतर हर स्तर पर राजनीति की है इन्होंने। जवानों की सुविधाओं में कमी, अफसरों की सुविधाओं में कमी, फौज को अच्छे अफसर नहीं मिल रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है इनको, उस पर कोई बात नहीं होगी। अगर आपको लाना था, अग्निपथ योजना लानी थी, तो आप बंदोबस्त करते। जिस कारगिल की बात हो रही है, उस वक्त किसकी सरकार थी? भूल गए वो शायद, तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और जो प्रदीप जी ने कहा, मैंने भी वो सब पढ़ा है, नवाज शरीफ गए थे बिल क्लिंटन के पास, उन्होंने भगा दिया था कि जाओ और वापस लो।
वहां पर वो हमारे जगह में, हमारे इलाके में जब घुस के आए थे तो औसत जो था कि उनके एक जवान को भगाने के लिए हमें 27 जवान चाहिए थे, क्योंकि वो ऊपर थे, हम नीचे थे। जी, और इससे हमारी ऊंचाई पे बहुत, थे, वो ऊंचाई पे थे। हाँ, जी हाँ, कैजुअलिटी हुई थी। तब सरकार का हर सिस्टम फेल हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूं, ना रॉ को जानकारी थी, ना हमारी खुफिया एजेंसियों की जानकारी थी, और तो और हमारे सेना अध्यक्ष उस समय दौरे पर थे, देश से बाहर थे। भीड़ चलाने वाले से पता चल जाता, भीड़ चलाने वाले से पता चला था कि कारगिल तक आ गया। ये व्यवस्थाएं हैं। आज अगर इनमें दम है तो ये कहें कि हम बदलाव कर रहे हैं, पर उसका तरीका ऐसा निकालें कि जिस सेना जवान रहे, अगर 10 साल के लिए एक 18 साल का लड़का जाता है और 28 साल तक वो नौकरी करता है और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स में उसको जगह मिलती है, अब वो जहां जाना चाहता है, तब सेना जवान रहेगी। उसको पता रहेगा कि हाँ, हमारा भविष्य सुरक्षित है। 4 साल के लिए जो जा रहा है उसे यही पता नहीं है। और फौज के भीतर की स्थिति बहुत खराब हुई है। भारत की फौज जो सबसे ज्यादा अनुशासित होती थी, आज संजीव जी उसमें अनुशासन बहुत गिरा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम यहाँ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम फौज का मनोबल गिराना नहीं चाहते, लेकिन हम फौजियों के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात आप ले लीजिए, वहां बात कह रहे हैं कि पेंशन की बात हो रही है। पिछले दिनों जब इन्होंने पूरे रिटायर्ड फौजियों को, नरेंद्र मोदी के कहने पर, रिटायर्ड फौजी बेचारे वर्दी लगा के और अग्निवीर योजना का प्रचार कर रहे हैं, उसकी भलाइयां गिना रहे हैं, उसकी अच्छाइयां गिना रहे हैं। वो कह रहे थे कि इससे पेंशन का पैसा बचेगा। जब उनसे सवाल पूछा तो मुंह बंद हो गए। मैंने पूछा कि जनरल साहब थे, हमने कहा क्या आप भाजपा में आ गए हैं क्या, तो उठ के चले गए। ये जो चीज कर रहे हैं, सेना का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, सेना को कमजोर ये कर रहे हैं। और जहां सेना के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, अगर आप में दम है और इतनी अच्छी योजना थी, संसद में सीना ठोक के कहते। जैसे पहले कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब संसद के बाहर खड़े होकर ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री का गला दबाया जा रहा है। रोने लगते हो। जवाब दो ना, जिन चीजों के लिए आप जिम्मेदार हो उसका संसद में जवाब दो। और जहां तक कारगिल की बात है, सेना लड़ने के लिए होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी सेना ने तब भी, आज से 25 साल पहले भी, विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल बनाए रखते हुए वो लड़ाई जीती थी। लेकिन उसके बाद गलवान में क्या हुआ था, उसका जवाब आज तक नहीं है। पुलवामा में क्या हुआ था, उसका जवाब नरेंद्र मोदी के जवान पे आज तक नहीं आता है। तेजस और पुराने जहाज और उसकी बात लेके घूम रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में क्या भारत सरकार ने 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं, भारत की सेना के तीनों अंगों के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या कोई रिपोर्ट आई है? बताइए। आप तो दिल्ली में, प्रदीप जी, कहीं आपकी नजर से गुजरी है क्या? आंतरिक हालात पर बात करने के बजाय कभी बात नहीं करेंगे। बात क्या की, आपने 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 कहा अरुण जी, वो जो प्रदीप जी ने भी कहा कि वो जो कहा उन्होंने कि बहुत इस पे गहन चिंतन मंथन हुआ, कई समितियां थी। हम लोग, कौन सी समिति, हम लोगों ने नहीं देखा। वो बोला ना, प्रदीप जी ने बोला, हमें तो जी, वो चिंतन क्या केदारनाथ की गुफा में जाके किया था, या वो नदी में जो है वो घूम रहे थे किसी विदेशी के साथ जब पुलवामा हुआ था, वहां किया था? कहाँ किया था? अगर, मैं तो कहता हूं ना कि अगर आप में दम है और आप बहुत ईमानदार हो, अगर आप कारपोरेट के गुलाम नहीं हो, तो सीना ठोक के कहो कि हम देश को मजबूत करने के लिए ये प्लान लाए हैं। 4 साल के लिए लाए, उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है। अरे आपको, मैंने सेना को नजदीक से देखा है, होम मिनिस्ट्री कवर की है। मैं कहता हूं कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती करते हो ना, आपको सेना मजबूत रखनी है, सिस्टम बनाइए कि पहले सेना बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस। अगर 28 साल का लड़का 10 साल बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस में आना चाहे तो आए, उसके लिए व्यवस्था कीजिए, तो उसका मनोबल बड़ा रहेगा। लड़का भले ही 22 साल का हो, लेकिन अगर उसे ये चिंता होगी कि मैं मर गया तो मेरे परिवार की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो उसके बाद उसका मनोबल नहीं होगा। और युद्ध हमेशा रणनीतिक कौशल से नहीं, दिमाग और उससे नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं, मनोबल से जीते जाते हैं। और अगर हिम्मत और मनोबल कमजोर होगा हमारी सेना का, तो ये तो घर बैठ जाते हैं। इनके मुंह से नहीं निकलता है जब हमला होता है। इनके बाद इन्होंने चीन का आज तक नाम नहीं लिया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बातें वो करेंगे, सेना के सामने जाके विरोधी दलों को गाली दे रहे हैं। आज सेना के जवान के पास मोबाइल है, सब पता है। उसे भी मालूम है कि सदन के भीतर आपके मुंह से जवान नहीं निकली, उसका कोई जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। और परिस्थितियां देखिए संजीव जी, बहुत बड़ा विषय है। आप सेना की जमीनों को इधर उधर किया जा रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड खत्म किए जा रहे हैं, उनकी कैंटीन सुविधाओं में कमी की जा रही है।
बहुत सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से ये हुआ है कि जो युवा पहले उत्साह के साथ सेना में अफसर बनते थे उसमें कमी आई है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम पूरा तैयारी के साथ यहां जाएंगे उससे बढ़िया तो कॉर्पोरेट में, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बिगड़ी हैं। होता यह कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम सेना के तीनों अंगों में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनका मनोबल ऊंचा करने, इनको सुविधाएं देने के लिए इनके बीच में बात करके करेंगे। नेताओं से बात मत करते, सारे अफसरों को बिठा लेते, वो भी कभी नहीं की। ना आप कोई अच्छा सा प्लान लाए, आप सीधा कर सकते थे कुछ नहीं कि भाई चलिए पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सेना भी जवान रहती, लोगों को उत्साह रहता। लेकिन आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी का सवाल आपको इतना बुरा लगा कि आप फौजियों के बीच में जाके उसको जवाब दे रहे हो, तो मैं कहता हूं कि अगर माँ ने दूध पिलाया तो इंडिया गेट पे एक भाषण दो ना, खड़े होके सामने बुला लो 4 लड़कों को, नए नए जो आए हैं, आपने सामने हो जाए। क्या भाई सदन के भीतर आपको शर्म लगती है तो मंच बना लो, नहीं कर पाएंगे। दरअसल सबसे बुरी बात यह है कि मुसलमानों को इस निशाने पे लेते हुए, ईसाइयों को निशाने पे लेते हुए, देश को खतरे में डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी उस बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से आगे नहीं बढ़े। अन्यथा आप बताइए, मणिपुर 2 साल से मैं दोबारा लौटता हूँ आपका, जवाब आना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी आए। अरुण जी, संजीव जी, मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, वो बहुत ज्ञानी हों या हर चीज उन्हें आती हो, लेकिन वो ऐसे होते थे कि मंत्री जो उनके साथ उनका दरबार होता था, लोगों की बात सुनते थे, उनके साथ उनके सलाहकार होते थे, उनकी बात मान के आगे बढ़ते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी वो हैं जो खुद कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन उसके बाद भी किसी की बात सुनते नहीं है, करेंगे वही जो उन्हें करना है। दूसरी चीज यह है कि जब आप कारगिल गए थे तो थोड़ी जानकारी लेके जाते कि कारगिल में क्या हुआ था और कारगिल में क्यों जा रहे हैं। कारगिल में आप उनकी प्रशंसा करते, उनकी तारीफ करते और उनसे कहते कि आपकी वजह से ये इलाका सुरक्षित है, क्योंकि अगर वो हार गए होते तो पाकिस्तान कब्जा कर लेता। और ये बताते उनको कि आप दुर्गम परिस्थितियों में रह रहे हो, आपके परिवार के और आपके बच्चों के लिए हमने नई योजनाएं तैयार की, उनका मनोबल बढ़ता। लेकिन नहीं, वो सब नहीं किया। और जो एक तरफा ये जो संघ का बौद्धिक देने की आदत है, जो भीख मांग के खाने में होता है कि बोलो आप सामने वाला क्या है, ये जो चीजें हैं, ये एक अलग तरह का मिश्रण बना हुआ है। जिस आदमी का उनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो ना किसी गंभीर बात पे बात करेंगे, जो गंभीर मुद्दे हैं जहां जिस पर बात होनी है वो नहीं कर रहे हैं। आज देश की सेना को किस चीज की जरूरत है? आपने अग्निपथ और अग्निवीर डाल दिए, लेकिन आज हमारी सेना के सामने आंतरिक रूप से इतनी विकट चुनौतियां हैं, हम इतने पीछे हैं कि आप देखिए, एक उदाहरण है रूस का। रूस में पुतिन ने पांव फंसा लिया, यूक्रेन जरा सा देश है, और आज हालत यह है कि अब उन्हें भाड़े के सैनिक बुलाने पड़ रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री उनको आदर्श मान के उनके गले लग रहे हैं जाके, जिसकी दुनिया बात करे। तो मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मूर्खता की पराकाष्ठा हम देख रहे हैं शीर्ष पर, और ये बिल्कुल हम सबके लिए घातक है, देश के लिए घातक है, फौज के लिए घातक है, हमारे भविष्य के लिए घातक है। इससे भगवान भी बचा सकता है।